हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी। और कक्षा 10 में हिंदी में ये पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बोर्ड पेपर में पूछते हैं वो सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने से आपको ये लाभ होगा कि कैसे पेपर को हल करें, कैसे किया जाता है या कैसे हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी चीज़ इसमें इस वीडियो में बताए जाएंगे और इस वीडियो से आप लोग को 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और भी जो प्रश्न बचेंगे आपके, जो क्या है दीर्घ उत्तरी यहाँ लिखने वाला है, ठीक है, जैसे आर्टिकल नहीं है वो क्या अन्य वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कैसे लिखा जाता है आप लोग को। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बनकर जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके पेपर में 20 नंबर का, तो 20 नंबर आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और क्या कर सकते हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमेशा हमारे वीडियो पर बने रहें और देखते रहें कि कैसा वीडियो, कैसा पेपर या कैसा प्रश्न बनाया जा रहा है या बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। क्या राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। पहला दे रहा है व्हाट पीपल, दूसरा दे रहा है ठलुआ क्या क्लब, तीसरा दे रहा है पूस की रात और चौथा दे रहा है हमारा ऑप्शन गेहूं और गुलाब। ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है हमको बताना है। ठीक है ना, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, हम इनके जो भी आपके रचनाएं दिए गए हैं इनके सभी लेखकों का नाम बताएंगे आपको कि किसने कौन सा रचना किया है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो भी आपको दिए गए हैं रचना उनका नाम बताएंगे और या रचनाओं के नाम बताएंगे। जो अगर लेखक का नाम दिया रहेगा तो लेखक कौन सा रचना किया है ये सारे चीज़ इसमें बताया जाएगा और 2-3 करके बताया जाएगा कि जिससे आप लोग को कोई भी अगर प्रश्न आता है उससे मिलता जुलता तो आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि व्हाट पीपल के लेखक कौन है। तो व्हाट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर हमारा ऑप्शन दे रहा है ठलुआ क्लब। क्या, ठलुआ क्लब। अब इसके लेखक हमारे कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। अब पूस की रात, तीसरे नंबर ऑप्शन दे रहा है पूस की रात। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। इन्हीं क्या, ये दोनों मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अब आता है चौथा नंबर दिया है गेहूं और गुलाब। तो ये हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या निबंध के लेखक हैं। क्या, ये इसको किसने लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक है, कौन लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो आपको बात समझ में आ गया। इसमें से क्या डी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है। कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है, क्या, गेहूं और गुलाब। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। क्या बताना है हम लोग को कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। पहला दे रहा है एकांकी, दूसरा दे रहा है कहानी, तीसरा उपन्यास और चौथा नाटक। ठीक है, तो अजात शत्रु नाटक ये विधा है। क्या है, हमारी नाटक विधा है। ये सारी भी विधाएं हैं लेकिन क्या ये केवल अजात शत्रु की बात कर रहा है ना, तो अजात शत्रु क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। डी नंबर ऑप्शन पे हम लोग ट्रिक कर लेंगे। और एक बात, कैसे हल करेंगे इसको, तो देखिए आपके पेपर में 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रश्न पूछेंगे, ए बी सी और यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, इसके नीचे गोला बना कर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या दूसरा प्रश्न है। तो ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे दिया है। तो दूसरे प्रश्न का चौथा हमारा सही है, डी नंबर सही ना। तो डी नंबर में क्या करेंगे, अच्छे तरह से गोले को भर देंगे। ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन का जो गोला रहेगा उसको अच्छी तरह से हम भर देंगे। बात समझ में आई।
कैसे करेंगे ये पता चल गया। जैसे पहले में भी क्या था, डी सही था, पहले में डी। जैसे मान लीजिए किसी का बी सही है तो क्या कर लेंगे, बी, ठीक है ना। अभी ये नहीं कि एक ही लाइन में, नहीं, सबके नीचे गोला दिया रहेगा। मान लीजिए तीसरे का क्या दे दिया, सी दे दिया, तो सी में गोला कर देंगे। बात समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 नंबर हमारा। 3 नंबर प्रश्न दे रहा है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। क्या पूछ रहा है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, पहला दे रहा है कि क्या राग दरबारी, दूसरा दे रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा दे रहा है गोरा बादल की कथा, और चौथा दे रहा है साहित्यालोचन। क्या दे रहा है चौथा, साहित्यालोचन। अब पहले क्या इन रचनाओं के लेखक का नाम जान जाइए। ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन दे रहा है राग दरबारी, इसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। क्या, श्री लाल शुक्ल। दूसरे नंबर पे आप लोग जानते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन का क्या है, रचना है। किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं। ठीक है, इनसे आप लोग परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। क्या गोरा बादल की कथा, क्या गोरा बादल की कथा। अब देखिए गोरा बादल के लेखक हैं मोहम्मद जायसी। क्या, मोहम्मद जायसी। और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है साहित्यालोचन, इसके लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। कौन है, श्याम सुंदर दास। अब हम आप लोग को बता दें कि क्या खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। पहला क्या माना जाता है, पहला जो ऑप्शन दिया है राग दरबारी, ये हमारा क्या है, इसके लेखक कौन है, श्री लाल शुक्ल। क्या, श्री लाल शुक्ल जी हैं। इन्हीं की ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 4 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। क्या बताना है कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। तो पहला दे रहा है निबंध, दूसरा दे रहा है संस्मरण, तीसरा दे रहा है कहानी, चौथा दे रहा है आत्मकथा। ठीक है, इन चारों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों को जानने से पहले एक बात जान जाइए कि आप वीडियो में अंत तक बनेंगे तो वीडियो आपको समझ में आएगी। और क्या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मित्रों को शेयर करेंगे तो इससे ये होगा कि उनका भी सहयोग होगा। आप लोग एक दूसरे का सहयोग कर पेपर में अच्छे नंबर क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो तो अपने मित्र को भी शेयर कीजिए कि वो भी क्या है, अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। आपका ये 20 नंबर तो हम आज ही कन्फर्म करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो हम देने का प्रयास करेंगे। तो आपको अगर ज़रूरत हो पूरे पेपर की तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवगत करें, बताएं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसमें पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। तो देखिए पृथ्वी पुत्र हमारा निबंध है। क्या है, निबंध। किस विधा की रचना है, निबंध। ये हमारा क्या है, 4 नंबर ऑप्शन सही है, सॉरी पहला नंबर ऑप्शन क्या है, निबंध सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि उसने कहा था, क्या, उसने कहा था किस विधा की रचना है। हम लोग को बताना है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। पहला दे रहा है नाटक, दूसरा एकांकी, तीसरा कहानी, और चौथा उपन्यास। आप लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किस विधा की रचना है। तो देखिए कि उसने कहा था ये कहानी है। क्या, कहानी है। ये किस विधा की रचना है, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है, कहानी। ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही है। उसने कहा था क्या है, कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं। हम लोग को बताना है क्या कि लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है
डॉक्टर धर्मवीर भारती, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दे रहा है मोहन राकेश और चौथा दे रहा है सेठ गोविंद दास। हम लोग को बताना है कि इन चारों में से लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो उससे पहले आप लोग जान जाइए कि इनके कुछ रचनाओं के नाम जान जाइए आप लोग, ठीक है। सबकी रचनाओं के नाम जानेंगे कि किसने कौन सी रचना की है। तो पहले पे दिए हैं धर्मवीर भारती, तो इनका रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है ना। ये इनकी रचनाएं हैं, किसका, धर्मवीर भारती का। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है कमायनी, झरना, आंसू, लहर। ये इनकी रचना है, किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, दिया है मोहन राकेश। क्या दिया है, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश देखिए क्या है, लहरों के राजहंस नाटक के क्या हैं, ये लेखक हैं। इन्होंने ही क्या किया था, लहरों के राजहंस नाटक लिखा था, ठीक है। और चौथे नंबर पर दिए हैं क्या, सेठ गोविंद, ठीक है। इनकी रचना है सेठ गोविंद की क्या, सुंदरी कृष्ण कामिनी। ये इनकी रचना है। बात समझ गए। इन चारों लेखकों के रचना का नाम बता दिए और ये भी बता दिए कि लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है। तो देखिए लहरों के राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश जी हैं। कौन है, मोहन राकेश जी। यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 11 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि ग्रंथि के कवि का नाम बताना है। हम लोग को क्या बताना है, ग्रंथि के कवि का नाम। पहले पे दे रहे हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरा पे दे रहे हैं सुमित्रानंदन पंत और तीसरे पे महादेवी वर्मा और चौथे पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो इनके एक या दो रचनाओं के नाम आप लोग को बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग अन्य प्रश्न भी क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं या देख सकते हैं या ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको याद करते रहिएगा, ठीक है ना। या कॉपी लिए हैं, किताब लिए हैं तो उसको ट्रिक करते रहिएगा, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है, अभी हम बताए हैं ऊपर के प्रश्न में, ठीक है। क्या बताए हैं, कमायनी, लहर, ठीक है। ये इनकी रचना है। स्कंदगुप्त भी इन्हीं की रचना है। बात समझ गए। अब देखिए अब हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किनका, सुमित्रानंदन पंत की रचना। तो इनका रचना है युगांत। क्या है, युगांत। अब आती हैं महादेवी वर्मा। इनकी भी रचनाओं के नाम जानेंगे। इनकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना देखेंगे प्रथम आयाम। क्या इनकी रचना है, प्रथम आयाम, सप्तपर्ण, दीपशिखा और निहार। ये इनकी रचनाएं हैं, किसकी, महादेवी वर्मा की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथे नंबर पे कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी रचना है अप्सरा, अलका, प्रभावती। ये इनकी रचना है। अब हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है जो ग्रंथि के कवि का नाम है। तो देखिए ग्रंथि के कवि सुमित्रानंदन पंत, क्या, सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है, ठीक है। यानी कि दूसरा ऑप्शन सी नंबर, क्या यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा विकल्प बदल गया है, ठीक है ना। तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर दे रहा है प्रश्न हमारा कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, हम लोग को बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है हास्य, दूसरा श्रृंगार, तीसरा वीर और चौथा शांत। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें हमारा
श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि रस को रसराज श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या? दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, श्रृंगार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि आभूषण का पर्यायवाची बताना है। हम लोग को क्या बताना है? आभूषण का पर्यायवाची है। क्या बताना है? आभूषण का पर्यायवाची। पहला ऑप्शन दे रहा है अभिमान, दूसरा दे रहा है अलंकार, तीसरा दे रहा है संपदा और चौथा वायस। क्या? अवायस। ठीक है, अब देखिए आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार होता है। यानी कि हमारा क्या बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या? अलंकार होगा। ठीक है ना? क्या? आभूषण का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है क्या? मति शब्द का षष्ठी विभक्ति एवं द्विवचन बताना है हम लोग को। क्या? मति शब्द का षष्ठी विभक्ति और बहुवचन द्विवचन रूप बताना है। क्या बताना है? द्विवचन रूप बताना है। तो देखिए आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहला दिया है कि मतेह, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मतयोः, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मतो और चौथा ऑप्शन दे रहा है मताम। ठीक है, तो देखिए मति शब्द का षष्ठी विभक्ति और द्विवचन हमारा रूप हो जाएगा मतयोः। क्या हो जाएगा? मतयोः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न हमारा दे रहा है कि क्या पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। हम लोग को बताना है कि किस युग के ये लेखक हैं। ठीक है ना? तो पहला दे रहा है ऑप्शन द्विवेदी युग के, दूसरा ऑप्शन दे रहा है शुक्ल युग के, तीसरा दे रहा है भारतेंदु युग के और चौथा दे रहा है शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, तो देखिए किस युग के कौन से कवि हैं इनको हम देखेंगे। तो देखिए पहला दे रहा है हमारा ऑप्शन द्विवेदी युग। ठीक है, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए शुक्ल युग के लेखक कौन है? शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे क्या? रामचंद्र, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। ये क्या हैं? ये शुक्ल युग के लेखक हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे भारतेंदु युग। क्या दे रहा है? भारतेंदु युग। तो ये देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। अब चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है क्या? शुक्लोत्तर युग। तो देखिए शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं नागार्जुन, राघेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन। ये इन क्या हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? तो देखिए ये क्या? भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। ये क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि बताना है। क्या बताना है? शुक्ल युग की समय अवधि। पहला ऑप्शन दे रहा है पहला ऑप्शन दे रहा है कि 1990 से 1918 तक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1936 से 1943 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1919 से 1938 तक और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1850 से 1990 ईस्वी तक। तो देखिए शुक्ल युग की समय अवधि है हमारी क्या? 1919 से 1938 ईस्वी तक। कब तक है शुक्ल युग की समय अवधि? 1919 से 1938 तक। ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न दे रहा है कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। हम लोग को बताना है कि
शिखा काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है ये हमको बताना है। क्या बताना है? दीप शिखा क्या काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है हमको बताना है। ठीक है, आप लोग के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारा महादेवी वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा ऑप्शन दे रहा है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम लोग को बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो दीप शिखा काव्य संग्रह का रचना किया है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन दे रहा है क्या महादेवी वर्मा। तो इनकी कुछ रचनाओं के नाम जैसे जान जाएंगे, जैसे निहार, ये इनकी रचना है, किसकी? महादेवी वर्मा की। उसके बाद दीप शिखा महादेवी वर्मा की ही रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की तरफ। तो जयशंकर प्रसाद का आप लोग को पीछे ही बता चुके हैं, क्या झरना, आंसू, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये इन्हीं की रचना है जयशंकर प्रसाद की। अब देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है बिखरे मोती, खूब लड़ी वो तो झांसी मर्दान, झांसी। ठीक है, आगे दे रहा है 4 नंबर डी, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अप्सरा, अलका और प्रभावती। ये इनकी रचना है, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बात समझ गए? ये चारों लेखकों का हम क्या बताए, रचना बता दिए आप लोग को। कोई भी रचना आएगा तो आप आसानी से उसे ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को बताए हैं कि दीप शिखा जो काव्य संग्रह है ये किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। आप लोग को अभी बताए हैं हम इनकी रचना में, क्या दीप शिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, क्या संचारी भाव की संख्या है, क्या संचारी भाव की संख्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है 27, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 29, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 31 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 33। तो देखिए संचारी भाव की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33, और 34 मानी जाती है काव्य में। किसमें मानी जाती है? काव्य में। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 33। ठीक है ना, और क्या संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न हो गया आपका। अब आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। क्या जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? पहला ऑप्शन दे रहा है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, चौथा ऑप्शन दे रहा है स्कंदगुप्त। तो देखिए आप लोग को जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का नाम हम बताए हैं, तो देखिए इसमें से ध्रुव स्वामिनी भी क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त के लेखक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। लहरों के राजहंस जो हैं मोहन राकेश ने लिखा है, और क्या स्कंदगुप्त को भी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है पूछ रहा है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक ये लहरों के राजहंस नहीं है, ये किसका है? मोहन राकेश जी का है। ये क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न दे रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है जैनेन्द्र, दूसरा ऑप्शन दे रहा है यशपाल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रेमचंद्र। तो देखिए सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद्र हैं। इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, क्या नाम है इनका? मुंशी प्रेमचंद्र। चौथा ऑप्शन सही है, क्या? प्रेमचंद्र। ठीक है, सेवा सदन के उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न दे रहा है कि क्या सदैव का संधि विच्छेद बताना है हम लोग को। क्या बताना है? सदैव का संधि विच्छेद।
पहला ऑप्शन दे रहा है आपका सदा धन यू, क्या सदा धन इव। दूसरा ऑप्शन दे रहा है सदैव धन एव, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है सदा धन एव, और चौथा ऑप्शन दे रहा है सदा धन एव। ठीक है, इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो सदैव का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से सदैव का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। और ये किस संधि का है? तो ये स्वर संधि के भाग का है, ठीक है ना, जिसमें आता है वृद्धि स्वर संधि, उसके भेद हैं स्वर संधि के 5, जिसमें वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि का ये है, ठीक है ना। किस संधि का है? वृद्धि स्वर संधि का, ठीक है ना, सदा धन एव। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति बहुवचन रूप बताना है। क्या बताना है? नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन रूप बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है नदीभ्य, दूसरा ऑप्शन दे रहा है नदयो, तीसरा ऑप्शन दे रहा है नदय, और चौथा ऑप्शन दे रहा है नदीम। ठीक है, तो देखिए नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन रूप हो जाएगा नदीभ्य। क्या हो जाएगा? नदीभ्य। ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि पठ धातु का पठेव रूप किस लकार पुरुष एवं, क्या बताना है? वचन बताना है हम लोग को। पठ धातु का पठेव रूप और क्या बताना है? लकार पुरुष बताना है, ठीक है ना। इसमें पहला ऑप्शन दिया है आप लोग को विधिलिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है लोट लकार प्रथम और द्विवचन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है विधिलिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, और चौथा ऑप्शन दे रहा है उपर्युक्त में कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पठ धातु का पठेव रूप हमारा हो जाएगा क्या? विधिलिट, ठीक है। क्या हो जाएगा रूप हमारा? विधिलिट लकार उत्तम पुरुष, और क्या हो जाएगा? द्विवचन। यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। क्या? पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि हस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप बताना है। क्या बताना है? हस धातु का लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप बताना है। पहला दे रहा है हसती, दूसरा ऑप्शन दे रहा है हससी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है हसत, चौथा ऑप्शन दे रहा है हसाव। ठीक है, तो देखिए हस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष और एक वचन रूप है क्या? हससी। क्या हो जाएगा? हससी। दूसरा ऑप्शन आप लोग का क्या है? सही है। क्या हो जाएगा? हससी हो जाएगा। और देखिए ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।